बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। और एक और मेरा संबंध है आपके ग्वालियर शहर से कि मैं इन दिनों जो है ITM विश्वविद्यालय में एक तरह से जो है वो प्रोफेसर हूँ गांधी अध्ययन केंद्र में। तो इस नाते भी आप लोगों से एक निकटता बनी और जुड़ाव हुआ। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। ये शायद संयोग ही है कि इस मौके पर जो है मैं यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मैं जिन दो पुस्तकों पर आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ वो दो पुस्तकें सद्या प्रकाशित नहीं हैं, वो पहले आई हुई हैं, लेकिन जो घटनाएं हैं, जो समय है, उसमें जो है उनकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। इसलिए मैंने पवन जी से कहा कि उन पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। और उन दो किताबों को मैं एक तरह से कैमरे के लिए ये इस तरह से दिखा देना चाहता हूँ कि ये एक किताब है जो है नॉन किलिंग ग्लोबल पॉलिटिकल साइंस बाय ग्लेन डी पेज, और ये किताब 2000 में आई थी। उसके करीब जो है वो 2-3 साल बाद जो है वो राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय ने इसे हिंदी में प्रकाशित किया। और दूसरी किताब जो एक पैम्पलेट की शक्ल में है, ये बर्टन रसेल ने तैयार की थी इसको, कॉमन सेंस एंड न्यूक्लियर वारफेयर। तो ये किताब जो है 1959 की किताब है। तो एक तरह से जो है वो मनुष्य की जो शाश्वत चिंताएं हैं, लड़ाई झगड़े हिंसा और युद्ध को लेकर के, उन्हीं की चर्चा इन दो किताबों में है। और संजोग देखिए कि ग्वालियर जैसे शहर में मैं ये बातचीत कर रहा हूँ जहाँ थोड़ा बहुत गन कल्चर भी है और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो है, तो वहाँ ये बात कहने का जो साहस है या एक तरह से एक उसको शुरू करने की जो कोशिश है, उसको भी मैं मतलब एक स्वागत योग्य कदम मानता हूँ। हालांकि अब हर जगह स्थितियाँ बदलती हैं और ये शांति के अध्ययन करने वालों ने ये महसूस किया है कि जिनको आप बहुत हिंसक और बर्बर मानते हैं वो धीरे धीरे बदलते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे मनुष्यतर प्राणी हो। तो ये जो है ग्लेन डी पेज ने अपने इस अध्ययन में इन बातों को कहा है। लेकिन वो जिस बात की चर्चा करना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हमें जो है वो एक प्रकार से जो हमारे मित्र सिंह साहब प्रोफेसर सिंह बैठे हुए हैं जो कि राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक हैं, राजनीति शास्त्र में हम लोग जिस तरह से जो है वो समाज को राज्य शास्त्र को पढ़ते हैं उसमें हिंसा का आधिक्य है, और उस हिंसा के आधिक्य से वो समाज को, अध्ययन को और एकेडमिक्स को दूर ले जाने की बात करते हैं। और इसीलिए जो है वो नॉन किलिंग ग्लोबल पॉलिटिकल साइंस, जिसका हिंदी अनुवाद लोगों ने किया है राजनीति शास्त्र का हिंसा मुक्त स्वरूप, तो ये कैसे संभव है। और वो एक डिटेल उसका प्रस्तुत करते हैं कि यूरोप में जो भी जो है दार्शनिक हुए हैं, खासकर यूनान के जो दार्शनिक हुए हैं, उन दार्शनिकों में जो है वो प्लेटो, अरस्तु या अन्य दूसरे लोग जो है फिर वो आते हैं, एक तरह से जो है वो वेबर पे आते हैं और मैकेवेली पे आते हैं और जो है और दूसरे दार्शनिकों पे आते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं हिंसा को एक महत्व दिया है, हिंसा को वैलिडिटी प्रोवाइड की है अपनी थ्योरी में। और इससे उनको एक तरह से जो है वो एक किस्म की ऊब और परेशानी या आपत्ति है उनको, और उसमें जो है वो प्लेटो का जो आदर्श दार्शनिक आदर्श राज्य है, रिपब्लिक है, उसमें हिंसा की स्वीकृति है, और जो भी दार्शनिक शासक हैं वह योद्धा वर्ग से लिए जाते हैं, ऐसा जो है रिपब्लिक में वर्णन है। और वह लोग उत्पादन करने के लिए गुलामों को रखने के लिए अधिकृत हैं और उन पे वो दमन और इस तरह की चीज़ें करते हैं। इसी तरह से जो है जो दूसरे जो दार्शनिक हैं अरस्तु, उनके पॉलिटिक्स में भी शासक वर्ग शासन चलाने के लिए अपने पास हथियार रखता है, सेना गुलामों को बस में रखती है और गुलामों को कोई छीन ना ले इसके लिए तैयारी रखनी पड़ती है। सैनिक लोग घातक तरीके से जो है वो अपना कार्य करते हैं। मैकेवेली का भी जो प्रिंस है, मैकेवेली के प्रिंस में भी वो इन बातों को कहते हैं कि मैकेवेली के प्रिंस में भी जो राजा है वो राजा किस प्रकार से चतुर होना चाहिए और क्रूर होना चाहिए,
कभी वो जो है वो लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, कभी वो सिंह की तरह क्रूर होना चाहिए। तो ये सारे गुण जो है राजा के बताए गए हैं मैकियावेली में। इवन हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सभी में मनुष्य की जो हिंसक प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को रेखांकित किया गया है और राजशास्त्र जो है उसी पर टिका हुआ है, खड़ा हुआ है। मैं संजोग से जो है वो पिछले 1 साल के पहले हम लोग डीकॉलोनाइजेशन पे कुछ काम कर रहे थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। ये सवाल उठता था कि हम बार बार यूरोप के दार्शनिकों को क्यों इतना महत्व देते हैं, क्यों उनको पढ़ाते हैं, ग्रीक के दार्शनिकों को। निश्चित तौर पे वो चिंतन की एक परंपरा है, उस परंपरा में उनका स्थान है, लेकिन भारत में एक अलग तरह से जो है हिंसा के विपरीत या हिंसा के विकल्प के तौर पे चिंतन रहा है। और उस चिंतन को हमको अगर मतलब देखना चाहें तो वो बुद्ध में मिल जाता है, महावीर में मिल जाता है, और भी हमारे जो राजशास्त्र के सिद्धांत हैं उसमें कहीं ना कहीं वो परिलक्षित होता है। तो ये चीज़ें जो है, जो क्रोनोलॉजी है वायलेंस की पॉलिटिकल साइंस में, उसको ग्लेन डी पेज अंडरलाइन करता है और उससे कहीं ना कहीं मुक्त होने की बात करता है। ग्लेन डी पेज अपने आप में सैनिक थे। कोरियाई युद्ध में 1951-52 में वो वहाँ पर जो है जो संचार प्रणाली थी उस संचार प्रणाली में विशेषज्ञ के तौर पर काम करते थे। लेकिन जब वो युद्ध समाप्त हुआ और जिस युद्ध के समापन में भारत का भी योगदान था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक योगदान था, उस युद्ध के समापन के बाद उन्होंने अपने को शांति अध्ययन की ओर मोड़ा और तमाम विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्यापन किया। और ये पुस्तक जो है उसी का परिणाम है जो उन्होंने जो है नॉन किलिंग ग्लोबल पॉलिटिकल साइंस के रूप में लिखी है, जिस पर दुनिया भर में डिबेट हुई और जिस किताब की समीक्षा जो है वो शांति अध्ययन के बड़े चिंतक योहान गाल्तुंग ने भी इस किताब की समीक्षा की थी। और योहान गाल्तुंग अपने आप में शांति अध्ययन के, शांति चिंतन के एक बड़े विचारक हैं, जिनकी अभी पिछले साल डेथ हुई है। हम लोग कभी जो है उन पर भी चर्चा करेंगे तो ये एक प्रासंगिकता होगी हमारे दौर की। हमारा दौर निश्चित तौर पे जो है वो जितना घृणा, हिंसा और युद्ध का दौर बनता जा रहा है, उससे हमको लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया में एक वातावरण निर्मित हुआ था उससे हम विचलित हो रहे हैं, उससे हम दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं। और अब जो है वो चीज़ें एक नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। इसीलिए इन किताबों की प्रासंगिकता है, इस लेखन की भी प्रासंगिकता है। जो बात इस किताब के मूल में है वो किताब ये है कि हत्या विहीनता का जो विचार है। मैं पिछले दिनों जो है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को फिर से पलट रहा था और वहाँ भी आपको निराशा के कर्तव्य में ये बात मिलती है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि सिर्फ परमाणु बम के विरुद्ध ही नहीं है, वो कहते हैं कि मैं तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाठी को अलाउ करूँगा और लाठी भी मैं नहीं रखने की बात करूँगा। एक ऐसे समाज की परिकल्पना है। इसको लेकर के मैंने कुछ राइटअप वगैरह भी इधर उधर लिखे तो तमाम लोगों ने मुझे जो है बहुत ही एक तरह से जो है वो काफ़ी, जैसा कि टिप्पणियाँ होती हैं आप सोशल मीडिया पे लगा दीजिए तो बहुत तीखी टिप्पणियाँ आती हैं। तो मेरा कहना यही था कि एक कल्पना है एक सुंदर समाज की, एक अच्छे समाज की, जिससे हम अभी बहुत दूर हैं। और वो कल्पना इसीलिए बहुत अव्यवहारिक लगती है और इसीलिए बहुत जो है कृत्रिम लगती है। लेकिन ये जो लेखक है ग्लेन डी पेज, ये इसको इस तरह से अपनी प्रतिस्थापनाओं को, अपनी हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाता है कि ये चीज़ें भविष्य में संभव हैं, क्योंकि मनुष्य ने जो कुछ बनाया है उसको वो पहले एक समय में असंभव लगती थी वो चीज़ें, लेकिन अगर मनुष्य उस पर निरंतर डटा रहता है, काम करता रहता है, तो वो चीज़ें भविष्य में जाके संभव होती हैं। ये अहिंसक समाज की परिकल्पना जो है वो ग्लेन डी पेज अपने इस किताब में करता है। और ऐसे वो पहले नहीं हैं, उससे जो लोग ऐसे पहले हुए हैं उनको वो उद्धृत भी करते हैं, लेकिन उनकी जो इस पुस्तक की जो परिकल्पना है वो ये है कि जो है वो कहते हैं कि, और गाल्तुंग को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि हत्या विहीनता का जो विचार है वो वर्तमान युग में उसी तरह क्रांतिकारी है जिस तरह दासता के युग में दासता से मुक्ति का विचार था। लोग नहीं मानते थे कि समाज जो है वो दासों के बिना रह सकेगा, लेकिन
और इसी तरह से आज भी लोग नहीं मानते कि बिना बंदूक के, बिना हथियार के हम सुरक्षित कैसे रहेंगे, बिना सेना के हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। लेकिन मानव समाज अपने बहुत आगे तक की कल्पना करता है, यही प्रकृति ने उसे दिया है, और उस कल्पनाओं को लेकर के वो काम करता है, वैसा समाज वो सृजित करता है। तो ये जो स्वप्न है उसका जो है वो, ये इस स्वप्न के साथ हुए सवाल को लेकर के दार्शनिक रूप में, राजनीतिक रूप में, जैव वैज्ञानिक रूप में, मानव विज्ञान के आधार पर इस सवाल को लेकर के वो बढ़ते हैं कि क्या मनुष्य जो है वो जो हत्या है, जो हिंसा है, वो मनुष्य के स्वभाव का अनिवार्य अंग है, या जो है वो और इस धारणा को हम राजनीति में और सिद्धांत में स्वीकार करें, या हम इससे भिन्न जो है कुछ चिंतन करें, इससे हम भिन्न कुछ सोचें। इस बात पे वो अपने पुस्तक को आगे बढ़ाते हैं। और एक बात जो राज्य के बारे में कहते हैं कि भाई राज्य तो आत्मा रहित होता है, और गांधी ने भी इस बात को कहा है कि राज्य जो है वो, राज्य में हिंसा अंतर्निहित है, राज्य के पास कोई आत्मा नहीं होती। तो राज्य के चरित्र को हम कैसे बदलें और क्या करें, ये भी एक गंभीर सवाल है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व ही हिंसा पर निर्भर है। तो हम ऐसे जो है वो सभ्यता का जो विकास है उसमें अगर सभ्य को, लोगों को जीवित रहना है तो एक हत्या मुक्त राजनीति जो है वो करनी होगी। यहाँ से वो गांधी का भी उल्लेख करते हैं। अहिंसक समाज क्या है इसके बारे में वो स्पष्ट करते हैं कि यह एक ऐसा मानव समाज है जिसमें छोटे से लेकर स्थानीय स्तर से विश्व स्तर तक न कोई किसी मनुष्य को मारता है और न ही मारने की धमकी देता है। मनुष्यों को मारने के लिए ना तो हथियार बनाए जाते हैं, ना ही उनके प्रयोग का कोई औचित्य होता है। समाज का कोई स्वरूप भय पर टिका नहीं रहता। समाज में परिवर्तन लाने तथा उसे यथावत बनाए रखने के लिए बल प्रयोग नहीं किया जाता। ये एक जो है वो प्रेमाइस है एक नॉन किलिंग सोसाइटी की, या आप जिसको नॉन वायलेंट सोसाइटी का कह सकते हैं, या हत्या मुक्त समाज जो है। कि एक तो ये मान्यता होती है कि भाई कोई राज्य है, कोई समाज है, उसको जैसा है वैसा बनाए रखने के लिए किसी बल प्रयोग की आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज़, जब आप उस समाज में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं, कोई मूलगामी परिवर्तन करते हैं, तो किसी न किसी प्रकार की हिंसा होती है। दोनों उद्देश्यों में, दोनों कार्यों में अगर हिंसा न हो तो वो समाज एक अहिंसक समाज कहा जाएगा। उस समाज में कोई किसी को धमकाएगा नहीं, कोई किसी पर जो है वो बल प्रयोग नहीं करेगा। ये जो है समाज का स्वरूप, वो ग्लेन डी पेज इसको इस तरह से परिभाषित करते हैं तमाम विद्वानों के माध्यम से। तो आगे वो जो है अपने, चूँकि अमेरिकन है और अमेरिकन सोसाइटी को भी वो देखते हैं, और लेकिन एक बात जो है जो मानव स्वभाव के बारे में वो बहुत विस्तार से अपनी बात कहते हैं, और वो मानव स्वभाव ये है कि मानव स्वभाव अपने आप में मूलतः जो है वो हिंसक स्वभाव नहीं है। ऐसा वो अपने तमाम जैव वैज्ञानिक और मानव वैज्ञानिक मानव शास्त्र के आधार पर प्रतिपादित करते हैं। मानव स्वभाव जो है वो हिंसक क्यों नहीं है, ये एक गंभीर प्रश्न है, और इस पे बहुत सारे अध्ययनों का वो हवाला देते हैं। और सिर्फ दर्शन के आधार पर ही नहीं, हमको जो है वो जैव विज्ञान के आधार पर भी हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। मानव स्वभाव एकदम से हिंसक नहीं है, इस बात में तो गांधी ने बहुत कुछ कहा है। गांधी का भी उल्लेख वो करते हैं अपनी किताब में बीच बीच में, क्योंकि उनका कहना है कि अगर मानव स्वभाव जो है वो पूरी तरह से युद्ध का समर्थक होता, पूरी तरह से हिंसक होता, तो मनुष्य में मानव सभ्यता अब तक युद्ध करते करते समाप्त हो गई होती। ये बहुत मशहूर जो है वाक्य है गांधी का हिंद स्वराज में। तो इस बात को वो अलग जैव वैज्ञानिक आधार पर, मानव शास्त्रीय आधार पर प्रतिपादित करते हैं कि तमाम जो है एक तरह से, और ये कहा जाता है कि मनुष्य ने अपने जो हिंसक स्वभाव है वो अफ्रीका की एक तरह से प्रजाति है, अपने पूर्वजों की प्रजाति जो है वो वहाँ से उन्होंने प्राप्त की है। शायद वो गुरिल्ला प्रजाति है, वहाँ से मनुष्य ने प्राप्त की है, और उसी नाते उसके अंदर हिंसा भरी हुई है। लेकिन फिर वो तमाम शोध के आधार पर अफ्रीका में भी उस प्रजातियों पर कैसे शोध हुए जो कहते हैं कि जो है ये प्रजाति
समूची की समूची हिंसक नहीं है, इसमें कई शाखाएं ऐसी हैं जो कि हिंसा से अपने को अलग रखती हैं और वो हिंसक स्वभाव उनका नहीं है। तो वो अहिंसक स्वभाव परिवार के साथ रहना, समाज बना के रहना, एक नेटवर्क बना के रहना, एक ग्रुप बना के रहना, ये भी एक सकारात्मक स्वभाव है जो कि अपने आप में हिंसा के विपरीत एक मानव के चरित्र को स्पष्ट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे सवाल हैं और तमाम लोग लगातार इस बात पे डिबेट करते हैं, और जैसे कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये बात कही और दूसरे लोग भी इन तर्कों को अपने ढंग से रखते हैं कि भाई एक तरह से जो है वो जितने नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव्स हैं उनको सब आजमाया जा चुका है और सारे विकल्प जो है असफल हो चुके हैं। मनुष्य अपने आप में जो है वो हिंसक है और वो जैसे ही उसको मौका मिलता है वो हिंसा करने लगता है। लेकिन एक तरह से जो है वो इसके काउंटर में बहुत सारे व्यूज जो है वो आ रहे हैं, जिनको कि वो एक प्रयोग बताते हैं। एक प्रयोग जो है 1963 के प्रयोग को बताते हैं। तुलेन विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक हैं लोह संग साई, उन्होंने एक प्रयोग किया और चूहा और बिल्ली जो है वो इनके भीतर तो जो जिस तरह की शत्रुता होती है कि बिल्ली चूहे को देखते ही खाने को दौड़ती है और वही उसका भोजन भी है, लेकिन उन्होंने इन दोनों जीवों को, जो मनोवैज्ञानिक महोदय ने प्रयोग किया, कांच के इस पार उस पार रखा और बहुत दिनों तक दोनों के भीतर निकटता विकसित की। और उस निकटता का परिणाम ये रहा कि वो चूहे और बिल्ली एक प्लेट में एक साथ बैठ करके भोजन करने लगे। तो ये जो प्रकृति में हम मानते हैं कि हर जीव जंतु में हिंसक प्रवृत्ति होती है, इसको मानव अपने प्रयासों से बदल सकता है। और व्यापक तरीके से मनुष्य ने कभी धर्म के माध्यम से, जैसे जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का अहिंसा का सिद्धांत है, उसके माध्यम से जो है मनुष्य ने बदलने की भी कोशिश की है और इसको वैज्ञानिक लोग प्रमाणित कर रहे हैं, जो कि इन्होंने जो है जो वायलेंट सोसाइटी पर कमिटेड हैं, वायलेंट सोसाइटी पर दृढ़ हैं जो लोग, उनके काउंटर आर्गूमेंट के तौर पर ग्लेन डी पेज इसको डेवलप करते हैं। तो चूहा और बिल्ली जो एक दूसरे के दुश्मन हैं वो सहयोग करने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से जो है वो ये कहा जाता है कि मनुष्य को लंगूरों से अपनी किलिंग जो इंस्टिंक्ट है, जो किलिंग टेंडेंसी है वो मिली है, लेकिन वहीं पर बोनोबो जात के लंगूरों की प्रजाति जो है वो अहिंसक होती है, ऐसा अफ्रीका में पाया गया है। और बहुत सारे लोगों ने जो है उसको एक तरह से अप्रिसिएट किया है। मनुष्य जो है के स्वभाव के बारे में बहुत सारे दार्शनिकों ने जो बात कही है, चाहे सोरोकिन हो चाहे क्रोपटकिन हो, कि मनुष्य स्वभाव से शांतिप्रिय होता है, सहयोगी होता है और कृतज्ञ होता है। उसको कोई भी अगर कोई उसके प्रति कोई उसकी मदद करता है, उसके प्रति कोई एहसान करता है, तो उसको एक अपने मन में रखता है और उसको प्रतिदान स्वरूप कुछ न कुछ उसके लिए करता है। तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम नीति शास्त्री हैं और उनका नाम है अर्नेस्ट ईबल इब्सफेल्ड। उनका कहना है कि ये मनुष्य के अहिंसक स्वभाव का आधार सिर्फ दार्शनिक ही नहीं है, वो जैव वैज्ञानिक भी है। अब ये जो है वो जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपका न्यूरो सिस्टम है, उसके भी अध्ययन के माध्यम से तमाम लोगों ने यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि मनुष्य का जो सेरिब्रल सिस्टम है उसमें सृजनात्मकता होती है, उसमें आत्मनियंत्रित और परोपकारी और अहिंसक भावना होती है। और ये चीज़ें बाद में तमाम आंदोलनों से, तमाम घटनाओं से प्रमाणित होती है। और इस बात को जीन शार्प जो है, जो अमेरिकन एक थिंकर हैं, जीन शार्प अपना अमेरिका में सोसाइटी भी चलाते हैं और गांधी और दुनिया भर के जो अहिंसक मूवमेंट हैं उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है और ये महसूस किया है कि ये इन आंदोलनों के माध्यम से, अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से, अहिंसक हस्तक्षेप के माध्यम से दुनिया पर प्रभाव बनता है, जिसमें कि मार्टिन लूथर किंग के अहिंसक आंदोलन का अमेरिका में गहरा प्रभाव पड़ा और जिससे अमेरिकी लोग दास प्रथा से मुक्त होने में उनको सुविधा हुई। हालांकि ये ग्लेन डी पेज अमेरिकन सोसाइटी को जब एनालाइज करता है तो अमेरिकन सोसाइटी में उनके अपने गृह युद्ध में
उनके अपने तमाम लड़ाइयों में बहुत सारी हिंसा अंतर्निहित है और बड़ी संख्या में जो है मतलब लाखों लोग मारे जाते हैं। कन्फेडरेशन वाले और फेडरेशन वाले तरफ जो है वो 2-2 लाख 1.5 लाख लोगों के मारे जाने की संख्या है। तो एक तरह से अमेरिकन सोसाइटी में जो वायलेंस है उसको वो निरंतर अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि वो अमेरिकी समाज के हैं और इस बात का उल्लेख करने से नहीं भूलते कि अमेरिका ने लगातार दुनिया में तमाम देशों में हिंसा की है और वो स्वयं कोरिया के युद्ध में थे, वियतनाम युद्ध का हवाला देते हैं या बाद में इराक, अफ़गानिस्तान और दूसरे देशों का हवाला देते हैं। तो अमेरिकन सोसाइटी में जो वायलेंस है उस वायलेंस को वो एक तरह से क्वेश्चनेबल जो है दायरे में रखते हैं और उसको मानते हैं कि उसकी वायलेंस की प्रेजेंस है और शायद वायलेंस की प्रेजेंस है सोसाइटी में, नेशंस में। इसलिए वो इस बात की सलाह देते हैं कि भाई एक नॉन वायलेंट सोसाइटी की कल्पना की जानी चाहिए और नॉन वायलेंट सोसाइटी की कल्पना करने वाले जो है दुनिया में हैं। इसीलिए वो इस बात को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि दुनिया में जिस तरह से वायलेंट जो है वो सोसाइटी बनाने वाले सक्रिय हैं, हिंसा पर आधारित राज्यशास्त्र का सिद्धांत गढ़ने वाले सक्रिय हैं, उसी तरह से अहिंसा पर आधारित समाज बनाने वाले, अहिंसा पर आधारित राज्य की संरचना बनाने वाले लोग भी सक्रिय हैं। मनोचिकित्सक जॉर्ज एफ सोलोमन का कहना है कि मनुष्य के स्वभाव को सुधारा जा सकता है। इसे सुधारने में हमारी असफलता की वजह हमारा अज्ञान है, जिसे और शोध द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी हमने अगर अपने स्वभाव को अहिंसक नहीं बनाया है, हमने अगर मानव समाज को अहिंसक नहीं बनाया है, तो इसमें मानव की स्वाभाविक वृत्ति हिंसा की नहीं है। मानव की जो वृत्ति इसमें हमारी कमी है कि जो लोग अहिंसक समाज की परिकल्पना करते हैं उन्होंने अपने शोध को एक हद तक नहीं ले गए और उन्होंने अपने प्रयास को जारी नहीं रखा। ये जो है वो तो अहिंसक और शांतिप्रिय समाज कम मिलते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने संचार साधनों पर, हमने अहिंसा और शांति पर जो है वो ठीक से विचार नहीं किया। अगर हमने किया होता तो शायद ऐसा न होता। ब्रूस डी बोंता एक जो है वो मानवविज्ञानी हैं जिन्होंने दुनिया में 47 यानी 47 ऐसे समाजों की खोज की है जो समाज अपने स्वभाव से शांतिपूर्ण हैं और वो शांतिपूर्ण क्षमताएं उनमें विद्यमान हैं। तमाम मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि जो हिंसक प्रवृत्तियां होती हैं, हिंसक प्रवृत्तियों के पीछे जो बचपन है किसी का, बचपन अगर जो है वो डिस्टर्ब्ड है, बचपन अगर जो है क्रूएल्टी से हो करके गुजरा है, कहीं पे कोई उसका जो है उत्पीड़न हुआ है, तो वो भी ग्रंथियां मनुष्य के स्वभाव में हिंसक वृत्तियां लाती हैं और उनके जो है वो तमाम प्रमाण मौजूद हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कहना गलत है कि हमारे अंदर हिंसा की प्रवृत्ति हमारे पशु पूर्वजों से उत्तराधिकार में मिली है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह सही नहीं है कि मानव स्वभाव में युद्ध तथा हिंसक व्यवहार की रचना आनुवंशिक रूप से हुई है। यह कहना गलत है कि मनुष्य का दिमाग हिंसक है, ना ही युद्ध का कारण किसी प्रकार की अंतःप्रेरणा है। यानी मनुष्य जो है कोई उसकी इंटरनल जो है वो एक तरह से उसके डीएनए में, उसकी जीन्स में कोई वायलेंस इनहेरेंट नहीं है, ऐसा निरंतर लोग जो है वैज्ञानिक लोग प्रमाणित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह उनका संकेत है कि राजनीति शास्त्र जो है अपने आप में ये मान के चलता है कि बिना वायलेंस के जो है वो ना देश चल सकता है, ना दुनिया चल सकती है और ना राज्य चल सकता है, ना राज्य की जो है वो एक तरह से जो है वो यथास्थितिवाद चल सकता है और ना ही रिवोल्यूशनरी ट्रांजिशन चल सकता है। तो अब इसके जो नॉन वायलेंट जो थ्योरीज हैं, नॉन वायलेंट जो फ़िलॉसफीज़ हैं, उनका प्रभाव ये हुआ है कि दुनिया के लगभग जो है वो 70-75 देशों ने एक तरह से जो है वो कैपिटल पनिशमेंट को अपने यहाँ ख़त्म किया है। ये इसी का प्रभाव है कि हम एक तरह से नॉन किलिंग वाला समाज बनाएंगे, हम नॉन वायलेंट सोसाइटी बनाएंगे, हम हत्या को जो है समाज में प्राथमिकता नहीं देंगे। बहुत सारे देश ऐसे हैं दुनिया में
जिनमें कि 27 देश ऐसे हैं जो कि आर्मी नहीं रखते, मिलिट्री नहीं रखते। ये भी एक तरह से शांति की दिशा में बढ़ाया गया कदम वो मानते हैं ग्लेन डी पेज जो है। और एक बात जो है वो, जब 1931 में गांधी जी लंदन गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो गांधी जी जब स्विट्ज़रलैंड गए तो वहाँ के जो प्रिंस थे वो ये इस बात के लिए आंदोलन कर रहे थे कि किसी को ज़बरदस्ती जो है सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और ये एक बहुत बड़े अधिकार और बहुत बड़े मूवमेंट के रूप में वहाँ पे चीज़ें चल रही थी। गांधी ने अपने वक्तव्य में उनका समर्थन किया कि ये बहुत आवश्यक चीज़ है, बल्कि वो लोग तो कह रहे थे कि आप यहीं रुकिए, क्योंकि 31 में वो गए थे और उनका कहना था कि युद्ध जो है वो दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है, आप यहाँ पर जो है पीस इस्टेब्लिश कीजिए। पर उनका कहना था कि मैं दुनिया के जिस इलाके में अपना प्रयोग कर रहा हूँ पहले वहाँ कामयाब हो जाऊँ तब मैं यहाँ आऊँ। मैं ज़बरदस्ती यहाँ आकर के अपने को जो है वो बहुत एक तरह से बहुत बड़ा मसीहा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट राइट है जो कि बाद में यूरोप के तमाम देशों ने अपने लोगों को दिया कि किसी को जो है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सेना में भर्ती होने और हत्या करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ये जो है वो ये जर्मनी ने भी इसको एक्सेप्ट किया, शायद अनुच्छेद 4 है उनके संविधान में। तो अब जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो एक तरह से जो है वो बाइबिल वगैरह में भी जो है, बाइबिल में ये बात बाकायदा सरमन ऑन द माउंट में कही गई है कि तुम किसी की हत्या नहीं करोगे। और अहिंसा की जो स्थितियां हैं समाज में अलग अलग रूप में रही हैं। बल्कि यूरोप में एक क्वेकर सोसाइटी हुई है और क्वेकर्स की ये खासियत थी कि वो बहुत लंबे समय से इस बात की पैरवी कर रहे थे, इस बात की वकालत कर रहे थे कि भाई जो है ईसाईयत तो कहीं भी युद्ध और हत्या की इजाज़त नहीं देता, तो आप लोग ये हत्या क्यों करते हो, आप लोग युद्ध क्यों लड़ते हो। तब जो है पादरियों ने उनसे कहा कि जो है वो नहीं, ये अगर हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, सेना नहीं बनाएंगे तो राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी। तो ये आपका जो है वो सिद्धांत ठीक नहीं है। और ऐसे लोगों को पकड़ के जेलों में डाल दिया जाता था। ऐसे लोग जो है शांति प्रिय आंदोलन अपने ढंग से चलाते रहते थे। बाद में वो क्वेकर्स की जो सोसाइटी है वो उसकी एक बड़ी मशहूर प्रतिनिधि मुरियल लिस्टर जो है वो गांधी जी के संपर्क में भी थी। और गांधी जी जब गए थे लंदन तो मुरियल लिस्टर के ही मेहमान थे। मुरियल लिस्टर कुछ बहुत सामान्य इलाके में लंदन में रहती थी और वो गांधी जी ने शाही मेहमान नवाजी नहीं स्वीकार की, उन्हीं के यहाँ ठहरे। और मुरियल लिस्टर बाद में भारत भी आई, तो भारत में तमाम गांधी अम्बेडकर के झगड़ों को निपटाने के लिए इसमें सब में उन्होंने योगदान दिया। लेकिन क्वेकर्स जो है वो नॉन वायलेंट तरीके से एक पॉलिटिक्स, एक सोसाइटी के बारे में सोचते थे। तो ऐसे लोग समाज में लंबे समय से रहे हैं। यूरोप के बारे में हमारी ये जो धारणा है ना कि यूरोप बहुत हिंसक समाज है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी जो है वो ईसाईयत के आधार पर और चीज़ों के आधार पर लोग लूटते रहे हैं। और इसीलिए गांधी बार बार कहते भी थे कि जो है आप लोग ईसाईयत का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं उस तरह से जो है आपके कहने पर ईसाई बन जाऊँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेकर जॉन बुलमैन ने दक्षिणी राज्यों को, अमेरिका के दक्षिणी राज्यों को इस बात के लिए मनाया कि वो गुलामों को मुक्त करें और उनको सेना में भर्ती से छूट दें। और ऐसे भी सैनिक हुए हैं जिन्होंने युद्ध में हत्या से इनकार कर दिया और कहा कि हम किलिंग नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का जो है वो हिस्ट्री है, ऐसे लोगों का रिकॉर्ड है। प्रथम विश्व युद्ध में ऐसे लगभग 4000 अमेरिकी सैनिक थे जिनका कहना था कि हम लोग हत्या नहीं करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जबरिया जो लोग भर्ती किए गए थे, ऐसे 72,000 लोग हैं जिन्होंने मना किया, उनको दंड भी मिला, उनको तमाम तरह के और भी सजाएं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जो शीत युद्ध वगैरह का दौर चला उसमें काफ़ी लोग मारे गए, तमाम लोगों को एक तरह से जो है वो जान गंवानी पड़ी। तो एक अमेरिका में ही एक मूवमेंट चला कि जो है वो तलवारों को हम उत्पादक कामों में लगाएंगे, यानी तलवारों से हम जो है हल बनाएंगे। वो इधर उल्टा एक आला में गाया जाता है कि जो है पानी उतर गए तलवारिन के पासा बने कुदारिन क्यार। ये मतलब जो है वो जो
तलवारों का जो धार उतर जाती है वो तो जोतने काम आती है, लेकिन ये एक नॉन वायलेंट एंड क्रिएटिव किस्म का मूवमेंट है कि जो तलवारें हैं, जो हिंसा के अस्त्र हैं, उनसे हम उत्पादकता के अस्त्र बनाएंगे और उनसे हम खेती करेंगे। तो जोसेफसन ने 1984 में जो शांतिवादी नेता हैं उनके जो प्रोफाइल्स हैं उन्होंने इकट्ठा किए, और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे लोगों की संख्या दुनिया में कोई थोड़ी नहीं है, ऐसी लोगों की बड़ी संख्या है। 1984 में उनकी किताब जो आई उसमें उन्होंने 1800 से 1980 के बीच में 37 देशों के 717 व्यक्तियों का प्रोफाइल तैयार किया, और उन पर्सन्स ने जो है, ये कोई मतलब हम ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं, 1800 से लेकर के 1980 के बीच में ये जो मॉडर्न फेज है, जो वार का फेज है, वो बहुत ही जो है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव फेज है, ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा मारने और किलिंग का फेज है। करोड़ों की संख्या में 7 करोड़ 8 करोड़ सेकेंड वर्ल्ड वार में लोग मारे गए हैं, और बड़ी बात यह है कि हम जिस देश के नागरिक हैं उसका एक व्यक्ति जो है 2 विश्व युद्धों के बीच में खड़ा होकर के अहिंसा की बात करता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो है एक तरफ प्रथम विश्व युद्ध है, एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध है, उसकी पूरी सक्रियता, उसका पूरा कार्यकाल इसी के बीच है। तो 1800 से लेकर के 1980 लगभग 180 साल के बीच में 37 देशों में के तकरीबन 800 लोग ऐसे की प्रोफाइलिंग की है जोसेफसन ने, कि वो लोग कैसे जो है वो शांति प्रियता की बात करते थे और कैसे दुनिया में शांति का वातावरण निर्मित करते थे। यानी मनुष्य का समाज, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का जो है इतिहास रक्त रंजित नहीं है। मनुष्य का इतिहास जो है प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और शांति प्रियता का भी है। तो इसके पैरेलल जो है यहाँ से हमको एक उम्मीद बनती है। मिस्र का वो उदाहरण देते हैं, और मिस्र में जो है वो फ़राओ सबका नाम का एक शासक हुआ है 760 BC से 695 BC तक। उसने अपने समय में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था। तो एक तरह से मतलब ईसा पूर्व जो है वो 700 साल पहले अगर मृत्युदंड समाप्त किया जा सकता है, तो आज मनुष्य उस तरह से क्यों नहीं सोच सकता। आज मनुष्य जब इतना सभ्य हो चुका है, इतना पढ़ा लिखा है, इतने PhD डिग्रीधारी ज्ञानी विद्वान सब लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह से अशोक ने अपने समय में, अशोक जब कलिंग वार जीत करके आता है तो उसके बाद जो है वो बहुत प्रायश्चित होता है सब चीज़ें, और बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ता है, और उसने जो है वो जीव हत्या या प्राणी हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था, और उसके खिलाफ जो है बाकायदा उसने शिलालेख लगवाए और बहुत सारा काम किया जो है। एक जो है वो युद्धों के बारे में जो अमेरिकी जनरल थे, जनरल आइजनहावर का एक स्टेटमेंट बहुत ही रेलिवेंट यहाँ पर है, जो इस किताब में बहुत अच्छी तरह से उद्धृत भी किया गया है। और वो जनरल थे, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बने आइजनहावर। उनका कहना था कि प्रत्येक बंदूक का निर्माण, प्रत्येक युद्धपोत का जलावतरण, प्रत्येक रॉकेट का चलाया जाना अंतिम रूप से यह दर्शाता है कि जो भूखा है उसे खाना नहीं मिला था, जो ठिठुर रहे हैं उन्हें कपड़ा नहीं मिला था। युद्धरत यह विश्व केवल पैसे ही नहीं खर्च कर रहा है, वह अपने मजदूरों का पसीना खर्च कर रहा है। वह अपने वैज्ञानिकों की विलक्षण बुद्धि को खर्च कर रहा है, बच्चों की उम्मीदें खर्च कर रहा है। सच्चे अर्थों में ये जीने का तरीका नहीं है। संभावित युद्ध के काले साए में मानवता लोहे की सलीब पर चढ़ी हुई है। ये उन्होंने अमेरिकन न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए 16 अप्रैल 1953 को ये बात कही थी। जो है अमेरिकन एटॉमिक प्रोजेक्ट में $6 अरब खर्च हुए 1940 से 1996 के बीच में। और इस तरह से जो है, जो एक आज हम जिस स्थिति में खड़े हुए हैं उस स्थिति में हमारे पास लगभग जो है वो 13,000 परमाणु हथियार हैं हमारे पास, 12 से 13,000। और अपने पास लगभग जो है वो 180 वगैरह हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं, अमेरिका के पास 3,700, रूस के पास 4,300
और इस तरह से जो है वो यूके के पास 225, फ्रांस के पास 290, चाइना के पास 600। ये पहले और बड़ी संख्या में थे। 1985 वगैरह में लगभग जो है 70,000 न्यूक्लियर वारहेड्स दुनिया में थे। शायद आज कम हुआ होगा। स्टार्ट वगैरह जो हुआ, जिसमें कि जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति और मिखाइल गोर्बाचेव के बीच में लंबी चीज़ें हुई, तो कुछ न कुछ जो है न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को भी इन लोगों ने ख़त्म किया है। लेकिन फिर भी अभी इतने हैं और वो इतने घातक हैं हाइड्रोजन बम वगैरह के रूप में कि वो मनुष्य को, अपनी सभ्यता को विनाश करने के लिए बहुत बड़ी क्षमता रखते हैं। एक बहुत उम्मीद के साथ जो है वो ये ग्लेन डी पेज अपने जो महान नेता हैं और जो शांति के प्रवर्तक हैं, जो शांति के जो है वो एक तरह से जो है वो क्रूसेडर्स हैं, उनके माध्यम से एक उम्मीद जताते हैं। और मार्टिन लूथर किंग के हाथ बहाने कहते हैं कि किसी के पास कम से कम ऐसी बुद्धि व रणनीति होनी चाहिए जिससे इतिहास की हिंसा और विनाश की जंजीरों को काटा जा सके। यानी मार्टिन लूथर किंग ये सपना देखते हैं, आई हैव ए ड्रीम, जो उनका मशहूर भाषण है, वो इधर संकेत करता है। गांधी के हवाले से कहते हैं कि प्रतिदिन हमारा इस तथ्य से साक्षात्कार हो रहा है कि जो कल तक असंभव था वो आज संभव है। और गांधी हिंसा के जो सबसे घातक हथियार के रूप में परमाणु बम है, उसके बारे में जो है वो बहुत स्पष्ट गांधी का कथन है। और जिस दिन उनकी हत्या हुई है उस दिन जो है वो गांधी से मार्गरेट बर्कव्हाइट, जो लाइफ मैगजीन की फ़ोटोग्राफ़र थी, जो भारत को बहुत वाइडली कवर कर रही थी, उन्होंने जो है बिरला भवन में उनसे करीब 1 घंटे 2 घंटे पहले उन्होंने पूछा है कि आप अपनी अहिंसा से परमाणु बम का मुकाबला कैसे करेंगे। तो गांधी एक क्षण के लिए रुकते हैं और गांधी कहते हैं कि निश्चित तौर पे मैं डर करके जो है किसी खाई में नहीं छुप जाऊंगा, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा और मैं उस बम बरसक विमान के पायलट को दिखाऊंगा कि देख लो, तुम्हारे प्रति मेरे मन में किसी प्रकार की घृणा नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, और मुझे विश्वास है कि वो पायलट जो है उसका हृदय परिवर्तन होगा और लौट जाएगा। ये एक बहुत उटोपियन बात है, लेकिन जिसको एक तरह से इतनी डीप फेथ है नॉन वायलेंस में, ये बात वही कह सकता है। और अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को नॉन वायलेंस में, नॉन किलिंग पॉलिटिकल साइंस में, नॉन किलिंग सोसाइटी में डीप फेथ है तो सर्टेनली इट कैन अचीव इट। जो कुछ निष्कर्ष निकाले हैं ग्लेन डी पेज ने, उनका निष्कर्ष ये है कि अधिकांश मनुष्य हत्या नहीं करते। और आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, बातचीत में, विमर्श में ज़रूर हिंसा का समर्थन करते हुए लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनसे पूछिए कि आपने कोई चूहा मारा है, कोई बिल्ली मारी है, तो वो साफ साफ इनकार करेंगे उन्होंने किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाई है अपने जीवन में। अहिंसा की शक्ति संपन्न क्षमता मानव मात्र के आध्यात्मिक विकास में निवास करती है। मनुष्य का जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो अभी रुका हुआ है या हाल्टेड है। अगर वो बढ़ेगा तो मनुष्य में अहिंसक वृत्तियाँ आएंगी। विज्ञान मानव की अहिंसक क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, ऐसा जो है इन्होंने तमाम वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों से सिद्ध करने की कोशिश की है। हिंसा जनित समाजों ने, हिंसा जनित राष्ट्रों ने एक तरह से मृत्युदंड का उन्मूलन किया। कई राष्ट्रों ने सेना से मुक्त अपने आप को किया, और कई राष्ट्रों ने ये भी प्रावधान किया है, और अमेरिका में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते मिलिट्री में जो है वो शामिल होने के लिए, अनलेस एंड अनटिल बहुत इमरजेंसी की स्थिति नहीं है। तो एक कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग वाला जो मामला है, ये अगर दुनिया से मिटा है तो ये भी अहिंसा की दिशा में ही उठाया गया एक कदम है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप के देशों में ये बाध्यता थी कि आपको जब चाहें तब सेना में भर्ती कर सकते हैं, आपको लड़ने जाना ही होगा, चाहे आप जिए चाहे मरें। इस किताब पे बात करते हुए, और अहिंसा के सिद्धांतों से संचालित विभिन्न संस्थाएं पहले से ही क्रियाशील हैं और समाज में वो अपना काम कर रही हैं। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन भी अहिंसक हो सकते हैं, जिसको जो है जीन शार्प ने, जिसको रिचर्ड ग्रेग ने
तमाम लोगों ने अपने अध्ययन के माध्यम से ये प्रमाणित किया है कि दुनिया में जो है वो जो सोशल चेंज है, पॉलिटिकल चेंज है, वो नॉन वायलेंट तरीके से हो सकता है। हमारे यहाँ जो है वो 75 सालों से सरकारें बदल रही हैं और सत्ता परिवर्तन हिंसक रूप से तो कभी नहीं हुआ, भले उस पर संदेह उठे। और एक बहुत बड़ा जो मूवमेंट है वो दांडी मार्च है, नमक सत्याग्रह है। वो अपने आप में गांधी के अन्य आंदोलनों के बारे में तो मैं दावा नहीं कर सकता कि वो आंदोलन जो है पूरी तरह से अहिंसक थे, क्योंकि जो है असहयोग आंदोलन में भी हिंसा हुई, भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिंसा हुई। लेकिन वो जो मूवमेंट था दांडी मार्च वाला जो है, नमक सत्याग्रह वाला, वो पूरी तरह से जो है वो अहिंसक आंदोलन था। और अगर आप लोग इतिहास से वाकिफ़ होंगे तो वेब मिलर नाम का एक पत्रकार आया था जो अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी का पत्रकार था। वेब मिलर ने उसकी जो रिपोर्टिंग की है वो लगभग दुनिया के 200 अखबारों में छपा है और यूरोप और अमेरिका ने इस बात का लोहा मान लिया कि नॉन वायलेंट तरीके से कोई काम किया जा सकता है और किसी बड़ी सत्ता को हिलाया जा सकता है। भले वो लोग लाठी खाए, सिर फट गया और जो है कोई तात्कालिक रूप से कोई बड़ी जीत नहीं हुई, लेकिन नैतिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की बड़ी हार हो गई। ये नॉन वायलेंट मूवमेंट्स का ग्लोबल इम्पैक्ट है जिसको कि दुनिया ने महसूस किया है जो है। तो और जो अहिंसक स्त्री पुरुष हैं उनका जो जीवन है वो जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा देता है कि एक अहिंसक समाज संभव है और उसके निर्माण में लोग लगे हुए हैं। अगर वो उस पर आगे शोध होगा, आगे चीज़ें होंगी तो बात बनेगी। एक और किताब का जिसका जिक्र जो है 10 मिनट है मेरे ख्याल से शायद, हाँ 10 मिनट और को है आपके यहाँ। ये जिसका मैं जिक्र कर रहा था एक तरह से कॉमन सेंस एंड न्यूक्लियर वारफेयर, ये बर्टन रसेल की किताब है। और बर्टन रसेल जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिल कर के परमाणु बम के खिलाफ वो सक्रिय भी थे और उन्होंने जो है फिर ये जो उनका पंपलेट है ये भी अपने आप में महत्व रखता है। और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस अभियान के हिस्से थे। उन्होंने भारत में उसका कन्वेंशन करने का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन संयोग से पनामा में सुएज नहर को लेकर के विवाद छिड़ गया और इसलिए वो मामला संपन्न नहीं कर पाए। लेकिन वो निरंतर जो है वो युद्ध के विरुद्ध और नाभिकीय हथियार के विरुद्ध उनकी सक्रियता उल्लेखनीय है, जिसके नाते उनको तमाम लोग जो है वो कायर और जो है वो एक तरह से विफल और भारत में सैन्य शक्ति ना बनाने वाला कहते हैं। लेकिन उन्होंने कम से कम ये तय किया था कि हम एटॉमिक एनर्जी बनाएंगे, लेकिन पीसफुल मीन्स के लिए, पीसफुल चीज़ों के लिए हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तो ऐसे लोग आपके मुल्क में भी रहे हैं। लेकिन इस किताब में जो है वो कॉमन सेंस में जो लगभग 10 अध्याय हैं इस किताब में, और इसमें बर्टन रसेल जो है वो तमाम तरह के सुझाव देते हैं। और अमेरिका में वो इस बात को उल्लिखित करते हैं कि अमेरिका में जिन लोगों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का निर्माण किया था, उनको भी ये नहीं मालूम था कि इसका उपयोग किसी को मारने के लिए, किसी की हत्या के लिए किया जाएगा। और ये बर्टन रसेल के दिमाग में जो ये न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ एक जो है वो संकल्पना आती है, उसके पीछे अमेरिका का तो जो है वो परमाणु बम का प्रयोग है ही है। 6 और 9 अगस्त 1945 को जो उन्होंने किया, और उसमें मरने वालों की संख्या भी जो है वो बड़ी है, 2 लाख और 1.5 लाख इस तरह से जो है बड़ी संख्या है। और एक बात देखिए कि जिस बात को मतलब ये दोनों जो है विद्वान कहते हैं कि हमने अपनी भाषा को किस तरह से हिंसक बना लिया है। वो जो है वो एक बम का नाम है शायद जो है वो लिटिल बॉय, और एक का नाम है जो है वो हाँ फैट करके कुछ नाम है। ये जो और जिन लोगों ने जो वैज्ञानिक लोग उस बम बनाने की परियोजना में शामिल थे, उन लोगों ने जो है वो उसमें से कम जो है वो 20-25 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात को मना किया था कि इसका प्रयोग जो है आप
ह्यूमन किलिंग के लिए और बिना चेतावनी के किसी देश पे हमला करने के लिए ना कीजिए। और ये बात सर्वविदित है कि युद्ध में जापान लगभग हार चुका था, जापान उस युद्ध को आगे ले जाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन इन बमों का जो प्रयोग किया गया वो इसलिए किया गया कि उसका परीक्षण करके हम देख लें कि कितने लोग मरते हैं इससे। ये उद्देश्य था उन बम को गिराए जाने का। नितांत अनावश्यक रूप से जो है वो नागासाकी और हिरोशिमा पर बम वर्षा की गई थी, और ये क्रूरता का ही प्रतीक है, जो एक राष्ट्र राज्य के भीतर एक क्रूरता भरी हुई है, और इसलिए उस पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए। उनकी चिंता ये है कि वो एक बहुत रोचक जो है किस्म का रूपक देते हैं, और वो देते हैं कि ये जो पूरा सेकंड वर्ल्ड वार का फेज़ चला, और सेकंड वर्ल्ड वार के फेज़ में जो चीज़ें हुई वो बार बार न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप शब्द का प्रयोग जो है हम लोग करते थे, और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान और भी, और क्यूबा में जो हुआ वो घटना तो सबको मालूम ही है कि बाकायदा जो है वो एक युद्ध की स्थिति बन गई थी। लेकिन कैनेडी ने ख्रुश्चोव से जो बातचीत की, और उस बातचीत का प्रभाव रहा कि जो है वो सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर वारहेड्स की तैनाती को रोक दिया। इस प्रसंग को जो है वो जेम्स डगलस की किताब है द अनस्पीकेबल, गांधीज फाइनल एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो उस किताब में वो इस प्रसंग को थोड़ा डिटेल से एलॉबरेट करते हैं, और उनका कहना है कि जो व्यक्ति दुनिया में जो एक तरह से इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है, इंडस्ट्रियल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी नीतियों के खिलाफ अगर वो बोलने का साहस करता है, अगर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो वो इस संसार में जीवित नहीं रह सकता, उसका बचना मुश्किल है। जॉन एफ कैनेडी के बारे में उनका यही कहना है कि कैनेडी की हत्या के पीछे ये भी वजह थी कि कैनेडी ने एक तरह से युद्ध की स्थितियों को शांति के, अपने ईगो को नीचे करके और शांति के प्रयासों से टाल दिया। मार्टिन लूथर किंग की भी हत्या में इस प्रसंग को मानते हैं वो, और गांधी भी इस सिस्टम के लिए जो है वो मिलिट्री और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहे थे। वो यहाँ भी चुनौती दे रहे थे, दुनिया में भी चुनौती दे रहे थे, पाकिस्तान भी जाने की तैयारी कर रहे थे। तो उनकी हत्या के पीछे भी डगलस इन्हीं वजहों को बताते हैं। कहते हैं कि जो है वो शीत युद्ध के दौरान जो न्यूक्लियर स्टेट्स बनी, उन न्यूक्लियर स्टेट्स के साथ एक ब्रिंकमैनशिप का मामला चलता था। ब्रिंकमैनशिप वो एक अमेरिकन गेम है जिसमें कि जो है वो उस गेम का नाम है चिकन, और उस गेम में दो जो है वो कार चालक विपरीत दिशा से काफ़ी स्पीड से एक दूसरे के करीब आते हैं, और एक सफ़ेद लकीर है उस पर अपनी गाड़ी के पहिए को रखना है, और जो है नज़दीक आकर के लगता है कि अब टकरा गए और दोनों जो है यही मर जाएंगे। लेकिन जो कार चालक अपने गाड़ी के पहिए को उस सफ़ेद लकीर से अलग कर लेता है, उसको वो पराजित मानते हैं, और उसको चिकन चिकन कह करके उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो गेम है ये दुनिया की न्यूक्लियर पावर्स शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों ने काफ़ी खेला है, हम लोग उसको देख चुके हैं जगह जगह जो है। तो इसको वो एड्रेस करते हुए जो है किताब 59 में आई है, तब तक ये क्यूबा वाला प्रसंग नहीं हुआ था, लेकिन जो चीज़ें रफ्तार में जा रही थी उन चीज़ों की ओर वो संकेत करते हुए वो कहते हैं कि जो है ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे पॉलिटिशियंस जो है इस गेम को प्ले कर रहे हैं। और आज अभी हाल में जो है वो संभवतः जो है वो 2 महीने पहले जो भारत में हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो यही हो रहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर देंगे, हम न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर देंगे, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, और दुनिया तो इसी तरह से इन चीज़ों को देख रही थी। तो ये न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप का गेम जो है वो वहीं नहीं है, हमारी तरफ भी आ चुका, हमारे सब कॉन्टिनेंट भी आ चुका है। हम भी न्यूक्लियर वेपन से सुसज्जित देश हैं, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है। तो ये ब्रिंकमैनशिप का गेम जो है यहाँ चल भी रहा है। बम को लेकर के बहुत काफ़ी उस डिबेट में जाते हैं, और जब चाइना ने बम बनाने का फ़ैसला किया तो रसिया से सोवियत यूनियन से उसकी ठन गई, और उस समय चाइना जो है वो अमेरिका के करीब जाने लगा। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स डाउट करने लगे कि ये तो चाइना जो है वो सोवियत यूनियन से झगड़े का बहाना बना करके
अमेरिका से मदद लेना चाहता है और सिंपैथी पाना चाहता है। तो इसलिए जो भी आप मदद करें वो संभल करके करें। और सोवियत यूनियन जो मदद देने को तैयार था वो इस बात से जो है आशंकित हो गया कि इसको हम मदद देंगे और एक सॉवरेन कंट्री और न्यूक्लियर वेपन से सज्जित देश बनाएंगे तो हमको ये दिक्कतें खड़ी करेगा जो है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लेकिन वो एक अमेरिकन जो नीति विशेषज्ञ हैं उनका नाम है माइकल मंडेलबॉम। वो अमेरिकन प्रोजेक्ट और ईस्ट वेस्ट रिलेशंस के डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने 1995 में लेसन्स ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियर वार इसके संदर्भ में जो है जो अपनी बातचीत कही एक डेलिब्रेशन में, उसमें उन्होंने जो बातें कही वो 3 तरह के स्टेट्स बताए उन्होंने। एक स्टेट्स तो ये हैं कि जो कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत प्रोटेक्टेड हैं, जिनमें कि वो जर्मनी और जापान का नाम लेते हैं जो कि अमेरिकन अम्ब्रेला के तहत प्रोटेक्टेड हैं। दूसरा नाम वो लेते हैं जो आर्फन्स जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि पाकिस्तान, इजराइल और यूक्रेन को कहते हैं। यूक्रेन का मसला भी बहुत पुराना है जिसको कि ये रसेल भी ट्रेस करते हैं कि कैसे कैसे जो है यूक्रेन सोवियत यूनियन में अपने को खपा नहीं पा रहा है और क्या होगा कैसे होगा जो है, इस प्रसंग को लाते हैं। शायद उनके परमाणु हथियार भी यूक्रेन में ही थे जो बाद में यूक्रेन ने रसिया को दे दिए थे। और थर्ड कैटेगरी वो कहते हैं जो रॉग स्टेट्स हैं, जिनमें कि जो देश परमाणु हथियार नहीं बना पाए हैं लेकिन बनाने की जद्दोजहद में हैं। उसमें जो है वो इराक भी है, उसमें नॉर्थ कोरिया भी है और अभी आप ईरान को भी रख सकते हैं जिसमें कि ईरान पे अभी अटैक किया गया हाल में। इसी तरह से जो है तो ये कैटेगराइज करते हैं और इस तरह से जो है वो दुनिया को एक वो कंट्रोल करने की बात करते हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो बड़े न्यूक्लियर स्टेट्स हैं जिनको कि जिन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की 1970 में, और उसमें काफ़ी संख्या में देश आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे देश हैं जिन्होंने कि परमाणु हथियार बनाया है लेकिन वो उसमें नहीं शामिल हैं। हम लोग भी NPT में नहीं शामिल हैं, CTBT में भी नहीं शामिल हैं। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, उनको वो कैसे नियंत्रित करेंगे, क्या करेंगे, ये एक चिंता जो है वो 1959 में ही रसेल की है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जारी है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, नाभिकीय प्रसार रुक नहीं रहा है। अगर ये देश ये मानते हैं कि हम जो है परमाणु बम को सीमित कर देंगे तो जो है 5 देशों की बजाय आज 9 देश हो चुके हैं जिनके पास जो परमाणु हथियार संपन्न हैं। और जिसको कि मैं जिस कॉमन सेंस की बात करते हैं रसेल, वो कॉमन सेंस, कैन ह्यूमन सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कॉमन सेंस, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन। क्या हम अपने जो है वो एक तरह से जो हमारा एक विवेक है हम उसको बनाए रख सकते हैं? इसमें बहुत सारे सवाल हैं। और हरारी की जो लेटेस्ट किताब है नेक्सस जो है, उसमें हरारी कहता है कि AI के माध्यम से हम जहाँ पहुँच चुके हैं, अब लगता है कि हमारी स्पीसीज़ को खतरा है, हम जो है होमो सेपियंस को खतरा है। और ये कब किस AI का मैसेज क्या करें और कब जो है जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं अपने ढंग से अपनी एक्टिविटी करने लगें, ऑटो रेगुलेटिंग हो जाएं, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का क्या होगा, ये उस समय AI की बात वो नहीं कर रहे हैं रसेल। लेकिन आज के संदर्भ में 59 के बाद जो है 1960 की बात, लगभग आप 65 साल बाद 66 साल बाद इन सवालों से जूझ रहे हैं। लेकिन उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी कंटिन्यूटी जो है वो 2025 में भी दिखाई पड़ती है। इसलिए इस किताब की रेलिवेंस इस समय है। एक तरह से जो है वो उनका कहना है कि न्यूक्लियर वारफेयर जो है को हमें इस रूप से नहीं देखना चाहिए कि ये कोई मतलब जब आएगा तब देख लेंगे, जब चीज़ें होंगी तब देख लेंगे। उसके लिए निरंतर एक प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर हम आज उसको नहीं देखेंगे, आज उसकी तैयारी नहीं करेंगे, तो आगे जो है हमारे साथ बहुत दिक्कत होने वाली है। और हम कल्पना नहीं कर सकते कि परमाणु युद्ध में कितने लोग मरेंगे। निश्चित तौर पे वो कुछ सजेशंस देते हैं
और जो सजेशंस आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं वो हेट और फियर को लेकर के बहुत आशंकित हैं। हमारी सभ्यता में चारों तरफ जो है लगता है कि हेट और फियर का बारूद भरा हुआ है। कोई देश किसी पे विश्वास करने को तैयार नहीं है। और आज तो मैंने कुछ दिनों पहले एक लेख भी लिखा था कि मूल्यहीन विदेश नीति। तो पहले विदेश नीतियों में कुछ मूल्य भी होते थे, अब विदेश नीति जो है नितांत स्वार्थ के आधार पर बनती है। पहले के जो विदेश नीतियों के निर्माता होते तो कहते थे कि भाई नेशनल इंटरेस्ट तो उसमें रहेगा, लेकिन वर्ल्ड की स्टेबिलिटी और वर्ल्ड की फ्रेटर्निटी का भी ख्याल रखेगा। अब वर्ल्ड जाए भाड़ में, हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, और वो कितने जल्दी उसको परिवर्तनशील है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और हमने देखा भी है कि कभी हम चाइना की ओर झुक रहे हैं, कभी रसिया की ओर झुक रहे हैं, कभी अमेरिका की ओर झुक रहे हैं। कोई स्टेबिलिटी हमारी फॉरेन पॉलिसी में दिख नहीं रही है। ऐसी नॉन स्टेबल फॉरेन पॉलिसी से कैसे नेशनल इंटरेस्ट सर्व होगा, कैसे ग्लोबल इंटरेस्ट सर्व होगा, ये एक बड़ा सवाल है हमारे समय का। लेकिन जो रसेल जो सजेशंस देते हैं, उन सजेशंस में कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए। एक बात है फैनेटिसिज्म का। जो दुनिया में फैनेटिसिज्म जो है वो कट्टरता बढ़ रही है, ये हमें कहाँ ले जाएगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यहूदी और जो है वो फ़िलिस्तीनियों के बीच में एक कट्टरता का जो सिर्फ बमों के माध्यम से नहीं, मिसाइलों के माध्यम से नहीं, वो नैरेटिव में भी भयानक कट्टरता का माहौल है कि हम तुम्हें मान्यता नहीं देते, हम तुम्हें मान्यता नहीं देते, हम तुम्हें डिस्पजेस कर देंगे, हम तुम्हें डिस्पजेस कर देंगे। उसका जो है एक तरह से पीक आप वहाँ देख सकते हैं। दैट इज़ द लेबरिंथ ऑफ आवर सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम, जो कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के रूप में हम देख सकते हैं, जिसको कि जो है हम एक तरह से जो है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के रूप में भी कह सकते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन के थीसिस के लिहाज से। तो इस चीज़ को जो है, जो फैनेटिसिज्म है, जो हेट है, जो फियर है, वो हमारे लिए जो है वो उसमें हमको अगर हम चेंज नहीं करेंगे, हाँ बस दो एक मिनट बाइंड अप कर दें, उसमें अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारी सभ्यता के लिए ये परमाणु बम जो है वो हमारी प्रजाति के लिए खतरा है। और हमारी प्रजाति अगर खतरे में आएगी तो मुझे नहीं लगता धरती पर और भी प्रजातियां हैं जिनको हमने धीरे धीरे ख़त्म किया है, वो किस रूप में बचेंगी इसके बारे में कहना बहुत कठिन है। नेशनलिज्म जो है, वो राष्ट्रवाद जो है, वो हमने 35 सालों में नाटक देखा। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और एक तरह से जो है वो ग्लोबल विलेज बन रहा है और एक ग्लोबल कनेक्टिविटी हो रही है, और पूंजी जो है वो एक मतलब कंप्यूटर के कीबोर्ड के क्लिक से कहीं पहुंच जा रही है, कहीं का उत्पाद कहीं पहुंच रहा है। व्यक्ति सुबह जो है वो पेरिस में जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहा है और दोपहर में दिल्ली में है, शाम को सिंगापुर में है, उसके बाद जो है अगले सुबह न्यूयॉर्क में है। ये जो एक तरह से ग्लोबल क्लास बना है, जिसको कि जो है वो क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जिसको प्लूटोक्रेट्स कहती हैं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो कि कनाडा में मिनिस्टर भी थी, उनकी बड़ी मशहूर किताब है प्लूटोक्रेट्स। वो जर्नलिस्ट भी रही हैं और जो इस सेक्शन को कवर करती रही हैं। तो उस क्लास का जो कंसर्न है वो किताब रिफ्लेक्ट करती है। अगर हम उस क्लास के रिफ्लेक्शन मतलब कंसर्न के बारे में से, उसका कंसर्न कोई जो है वो ट्राइबल सोसाइटी, उसका कंसर्न कोई मजदूर, किसान, डाउन ट्राडन नहीं है। अपनी फैक्ट्रियां हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, और इस देश में जो है वो अशांति होने लगी तो उस देश में हम फैक्ट्री शिफ्ट कर देंगे। इसके बीच में ग्लोबलाइजेशन के इस दिखावे के माहौल में जिस तरह से जो है मीगा और मेक अमेरिका जो है वो ग्रेट अगेन, ये चीज़ें आई हैं, उसी के साथ मेक इंडिया ग्रेट अगेन, उसी के साथ मेक चाइना ग्रेट अगेन, मेक रसिया ग्रेट अगेन, ये जो फिनोमेना शुरू हुआ है, ये हमें सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की दस्तक जो है वो देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उससे कहीं ज़्यादा हथियार हमारे पास हैं, शायद उससे कहीं ज़्यादा नफ़रत हमारे दिलों में आज मौजूद है। इसके बारे में वो 1959 में वार्न करते हैं। थर्ड पॉइंट जो वो कहते हैं शिक्षा में, शिक्षा को बहुत आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। और एनसीईआरटी की किताबें बदली जा रही हैं, बहुत सारी शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है, और युद्ध का गौरवगान हो रहा है, और भयानक रूप से युद्ध का गौरवगान हो रहा है। अब वो राजस्थान के राजपूत इस बात से परेशान हैं कि मराठाओं को जो है ज़्यादा वीर बता दिया, ज़्यादा जो है वो युद्ध जीतने वाला बता दिया, हमारा वर्णन ही नहीं किया। तो उनको और कोई आपत्ति नहीं है, इस बात पे आपत्ति है। तो सभी के भीतर अपने शौर्य प्रदर्शन की जो इच्छा है वो बहुत ज़बरदस्त है। हम क्या कोई ऐसी एजुकेशन
इनकलकेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें वायलेंस को, जिसमें वार को, जिसमें किलिंग को, जिसमें होलोकॉस्ट को, जिसमें जो है न्यूक्लियर एक तरह से जो है वो बम्बार्डमेंट को हम जस्टिफाई ना करें, हम उसके बियॉन्ड जो है वो ह्यूमन सोसाइटी की थिंकिंग को और ख़ासकर अपने बच्चों की थिंकिंग को, जिनके माइंड में अभी से भरा हुआ है। और ये विशेषकर ये तो मोबाइल में जो रील्स आ रही हैं ये तो वायलेंस से भरी हुई हैं। इस वायलेंस में हम कौन सी एजुकेशन देंगे? कोई मतलब 5 मिनट 10 मिनट जो है वो क्लास में किसी बच्चे का ध्यान नहीं टिकता, किसी बच्चे का ध्यान किताब में नहीं रहता, कैसे हम उसको जो है ये इस बात को कहेंगे? तो एजुकेशन का मामला बहुत ज़रूरी है। आखिर में एक बात कह के, जो पवन जी ऊब भी रहे हैं, हालांकि मेरे पास अभी सामग्री बहुत है लेकिन मैं उसको यहीं विराम देना चाहता हूँ। उन्होंने सजेशन के तौर पर जो इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विशेषकर यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने कहा है कि जो है वो इसको एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। विश्व सरकार की बात डॉक्टर लोहिया भी करते थे और संयोग से एक तरह से विश्व सरकार की बात जो है रसेल ने भी की है और कहा है कि जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मिलिट्री पावर है, इवन न्यूक्लियर वेपन बनाने का भी जो अधिकार है वो आप यूनाइटेड नेशंस को दे दीजिए। बाकी जो है जो राष्ट्र हैं वो जो है उनसे आप ये अधिकार ले लीजिए। मुझे एक किताब ध्यान आती है जो है वो है जो है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द नेशन। ये किताब जो है वो लियोपोल्ड कोहर हैं एक, जो कि संभवतः पादरी रहे हैं। उन्होंने घूम घूम के यूरोप में तमाम जगहों पे लेक्चर दिया था कि दुनिया को एक अलग अलग हिस्सों में, जोन्स में बांट दो। जो बड़े बड़े देश हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, जो बड़े देश हैं उनका ईगो बड़ा होता है, उनके हथियार ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंशनिस्ट होते हैं, इंपीरियलिस्ट होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करो, इक्वल आबादी में दुनिया को बांटो। जो है ये सजेशन रसेल भी दे रहे हैं कि दुनिया को एक बराबर ऐसे ऐसे हिस्सों में बांटो, एक तरह से जो है वो सब रीजन्स में, फेडरेशन में बांटो, जिसमें कि बराबर की आबादी हो और उनके पास विनाशकारी हथियार ना रहें। अपने इंटरनल मामलों को वो सुलटाएं और जब भी कोई इंटरनेशनल मामला हो तो वो जो है जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, वहाँ पर जाएँ। तो इस तरह से जो है उनके सजेशंस हैं। दुनिया जो है वो रीजन और डेथ के बीच में दुनिया में एक तरह से जंग चल रही है, रेस चल रही है, दौड़ चल रही है। आप रीजन के साथ होना चाहते हैं या डेथ के साथ होना चाहते हैं? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। और अंत में मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की इस बात को कह के अपनी बात को पूरी करूँगा कि 20वीं सदी के 2 बड़े आविष्कार हैं, एक परमाणु बम, दूसरा महात्मा गांधी। और ये बात उन्होंने जो है आइंस्टीन से भी जाके कही थी। अभी हमें तय करना है कि हम 21वीं सदी में परमाणु बम के साथ रहेंगे या गांधी के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, और पवन करण जी और ग्वालियर के लोगों ने।